इंडिया को लेकर के लगातार जो है कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुनवाई से पहले ही परसेप्शन ये बनाने की कोशिश की गई, खासतौर पर गोदी मीडिया द्वारा, जो कि आज भी लगातार ये जारी है, क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रमुख अबू बकर को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी और सुनवाई के दौरान जो है गोदी मीडिया इस तरीके से खबरों को प्रकाशित करता रहा जैसे ये बता रहा है कि आतंकी संगठन के प्रमुख को लगेगा कोर्ट से झटका। जहां जज ने अभी फैसला अपना सुनाया नहीं है, पर पहले से ही गोदी मीडिया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े लोगों को आतंकी करार देने पर लगातार तुला हुआ है, क्योंकि देश भर में जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है उसकी एक एक कर तस्वीरें लोगों के सामने आ रही है। कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट के जज जो हैं अपना फैसला सुनाएंगे, पर पहले से ही गोदी मीडिया के एंकर जज बन करके अपना फैसला जनता पर थोपने पर लगे हुए हैं। क्या कुछ देश भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट में चल रहा है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर बारीकी से नजर डालते हैं। एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए गए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रमुख अबू बकर की जमानत याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेहंदी ने मौखिक तौर पर कहा है कि उनकी बेंच एनआईए की विशेष सुनवाई नहीं कर सकती है। ऐसे में आवेदक को डिवीजन बेंच में आवेदन करना चाहिए। बता दें कि अबू बकर को 22 सितंबर को एनआईए ने विशेष अभियान के बाद गिरफ्तार किया था। अबू बकर की तरफ से पेश वकील ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर जमानत याचिका दाखिल की थी। आवेदन में बताया गया कि 70 वर्षीय अबू बकर कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन्हें इलाज की सख्त जरूरत है। एनआईए की तरफ से पेश लोक अभियोजक अक्षय मलिक ने कोर्ट को बताया कि आवेदक को पहले एनआईए के विशेष कोर्ट में आवेदन करना चाहिए, इसके बाद एनआईए एक्ट की धारा 21 के तहत डिवीजन बेंच में इस मामले की अपील की जा सकती है। विशेष लोक अभियोजक ने जोर देते हुए कहा कि आवेदक को सबसे पहले विशेष न्यायाधीश के पास अपना आवेदन देना चाहिए। बचाव पक्ष की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट से अपील की कि वे तत्काल से स्वास्थ्य कारणों को देखते जमानत का आदेश दें। इस पर न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेहंदी ने मौखिक तौर पर साफ तौर पर यह कहा कि अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ऐसे में वे आदेश कैसे पारित कर सकते हैं। इसके बाद मामले को डिसमिस्ड एंड विड्रॉन के तहत निस्तारित कर दिया गया है। बता दें कि एनआईए पिछले महीने पूरे भारत में ईडी और राज्य पुलिस बलों के साथ समन्वित तलाशी ली थी। एनआईए ने भारत के 15 राज्यों केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल, बिहार और मणिपुर में 93 स्थानों पर तलाशी ली थी। इस दौरान बड़ी संख्या में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि पीएफआई के 14 कार्यकर्ताओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और अपनी रिहाई तथा मुआवजे की मांग की थी। मुस्लिम संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंधों को लेकर उनके खिलाफ देश भर में की गई कार्रवाई के तहत उसके लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों का दावा है कि उन्हें गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने याचिकाओं की स्थिरता पर प्रारंभिक आपत्ति जताई और कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं झूठ नहीं हो सकती, क्योंकि अधिकतर याचिकाकर्ताओं को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। इस मामले में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई है, जिसमें एक ऐसे व्यक्ति को पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई है जो लापता है या जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्हें 27 सितंबर की रात को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था।
जब असैनिक कपड़ों के साथ साथ वर्दीधारी पुलिसकर्मियों ने उन्हें या उनके परिवार को उनकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में कुछ भी बताए बिना उन्हें हिरासत में ले लिया था। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना हिरासत में लिया गया और पुलिस उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर ले गई। याचिकाकर्ताओं ने अधिकारियों के खिलाफ एक स्वतंत्र उचित जांच की मांग की है ताकि गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सके, जो कि अदालत में लगातार प्रोसेस चल रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके कई सहयोगी संगठनों पर सरकार ने यूएपीए के तहत 28 सितंबर को 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। उन पर आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकी समूह के साथ संपर्क होने और देश में सांप्रदायिक नफरत फैलाने की कोशिश के आरोप लगाए गए थे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 8 सहयोगी संगठन रिहाब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वीमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहाब फाउंडेशन केरल के नाम भी यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किए गए संगठनों की सूची में शामिल किए गए थे। अब ये तो 8 संगठनों को बैन करने की बात हुई। वहीं आपको बता दें कि जिस वक्त हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रहा है तो वहीं एक बार फिर रेड पड़ी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के। मंगलूर के सूरतकल उलाल से 5 पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोगों को अभी इस वक्त हिरासत में लिया गया। जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश में फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि संगठन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। एमपी में अलग अलग जिले से 21 पीएफआई सदस्यों में से 3 आरोपी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल मिले हैं। इन तीनों सदस्यों पर यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम लागू कर दिया गया है। अभी तक पीएफआई के 7 सदस्यों पर यूएपीए एक्ट लगाया जा चुका है। आतंकवाद विरोधी दस्ता एटीएस पीएफआई के सदस्यों से जुड़े मोबाइल बैंक अकाउंट और जब्त सामान खंगालने पर कई बड़े खुलासे किए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश करते थे। विदेशों से बड़े पैमाने पर आरोपियों के अकाउंट पर टेरर फंडिंग का पैसा आया है। गिरफ्तार किए गए 21 सदस्यों पर शुरुआत में धारा 151 लगाई गई थी। अभी भी कई संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी होगी। बता दें कि एनआईए ने 22 सितंबर को इंदौर से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का राज्य सरगना अब्दुल करीम, मोहम्मद खालिद, जावेद और उज्जैन से मोहम्मद जमील को गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने कुछ किताबें और दस्तावेज भी जब्त किए थे। चारों आरोपियों पर यूएपीए एक्ट लगाया गया है। आईपीसी की 21A, 153A, 120B, 13B और 18 यूएपीए एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। ये कार्रवाई देश भर के 15 राज्यों में पीएफआई के 93 ठिकानों पर की गई, जहां 106 पीएफआई से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। एमपी से पीएफआई के अब तक कुल 25 सदस्य गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें अभी तक 7 सदस्यों के ऊपर यूएपीए एक्ट यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, इस कानून का मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधियों को रोकना होता है। इसके तहत पुलिस ऐसे आतंकियों, अपराधियों या संदिग्ध लोगों को चिन्हित करती है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं, आतंकी गतिविधियों के लिए लोगों को तैयार करते हैं या ऐसे गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। ऐसे में मामले में एनआईए यानी राष्ट्रीय एजेंसी के पास काफी शक्तियां होती हैं। एनआईए महानिदेशक के पास तो यह अधिकार भी होता है कि जांच के दौरान वे संदिग्ध या आरोपी की संपत्ति भी कुर्की जब्ती करवा सकते हैं, जिसके बारे में तमाम तरीके से दलीलें दी जा रही हैं। पर आपने दिल्ली हाई कोर्ट के जज के उस बयान को सुना जहां उन्होंने ये बताया कि आप अगर अबू बकर की जमानत को लेकर के यहां आए हैं तो पहला प्रोसेस आपको ये करना पड़ेगा। जजमेंट कोई दिया नहीं, इससे पहले ही गोदी मीडिया ने आतंकी संगठन का सरगना अबू बकर को बताना शुरू कर दिया। तमाम तरीके से सुनवाई जो है कोर्ट में चल रही है। हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।